While keeping your eyes closed, please rub your palms. Keep your warm palms on your eyes. Open your eyes inside your palms and slowly open your eyes. प्लीनरी सेशन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं हमारे सेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी, हमारे को चेयरपर्सन प्रोफेसर जी शर्मा जी और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर राघवेंद्र राव जी को स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निमंत्रण करूंगी। देखिए, मैं जानती हूँ कि लंच करने के बाद सबको नींद आती है, पर आज आपको जागते रहना है, ठीक है? तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। प्लीज़ गिव देम अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं हमारे चेयरपर्सन ऑफ द इवेंट का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी, आप MA, PhD और D.Litt की डिग्रीज प्राप्त करी हुई है। अभी आप डीन एकेडमिक्स के पद पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। आपने आगे डीन की पदवी पर फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस एंड हेल्थ और एज ए प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस गुरुकुल कांगरी हरिद्वार में काम किया हुआ है। सर ने 36 साल गुरुकुल कांगरी में सेवा दी है और 3 साल से देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी के नाम पर 100+ आर्टिकल्स, 4 किताबें और 3 बुक्स को एडिट करने का उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन है। उन्होंने 23 अवार्ड्स प्राप्त किए हुए हैं। उन्होंने मास्टर्स और PhD इन योगा फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया और अब्रॉड में शुरू किया था। सर ने अपने कार्यकाल में रेडियो टॉक्स और डॉक्यूमेंट्रीज में योगा एक्सपर्ट के तौर पर भी काम किया हुआ है। हमारे को चेयरपर्सन प्रोफेसर जी शर्मा का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं अपने हमारे यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर विवेक महेश्वरी जी को निवेदन करूंगी कि आप डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी को फेलिसिटेट करें। इंटरनेशनली अक्लेम्ड स्कॉलर है इन द फील्ड ऑफ योग, स्पिरिचुअलिटी एंड इंडियन कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और आप मोटिवेशनल स्पीकर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड डायनामिक्स भी हैं। सर ने आगे फॉर्मली एज अ चेयरमैन योगा स्टडीज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में काम किया हुआ है। उन्होंने HOD ऑफ योगिक साइंसेज, रजिस्ट्रार एंड डीन यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार में भी काम किया है। सर ने योगानंद रिसर्च चेयर शूलिंग यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश में भी अपनी सेवा दी है। सर एक्सपर्ट योगा टीचर और कमेटी मेंबर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं इन डेवलपिंग योगा प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2014। अभी सर डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु में प्रोफेसर के पद पर सेवा दे रहे हैं। सर ने 150 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल योगा ट्रेनिंग्स और क्लिनिकल मेडिकल कैंप्स अटेंड किए हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है। सर के नाम पे काफ़ी सारे अवार्ड्स Our chief guest, Dr. Raghavendra Rao, is currently director of CCRYN since 2019. सर ने
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्रीडैब में काफ़ी सारे रिसर्चेस किए हुए हैं। सर ने एससीआसा यूनिवर्सिटी, HCG बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी और एज एन एडवाइजर INYS मेडिकल रिसर्च सोसाइटी जिंदाल नेचर प्योर और ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु में काम किया हुआ है। सर के 103 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं और 2 इंटरनेशनल बुक चैप्टर्स विद एच इंडेक्स ऑफ 22 रजिस्टर्ड हैं। सर ने भी काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं। मैं हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी को निवेदन करूंगी कि डॉक्टर राघवेंद्र राव जी का सम्मान करें। हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट्स की हम उनसे थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करें। प्लीज गिव देम। सभी चुस्त हों, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल कामना करते हुए मैं कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। और हमारे मध्य में है आज के मुख्य अतिथि और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के माननीय निदेशक प्रोफेसर राघवेंद्र जी। अच्छे प्रशासक तो हैं ही, अच्छे वक्ता भी हैं, आपने सुबह भी देख लिया। और योग नेचुरोपैथी के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा अनुभव भी है। भारत सरकार की संस्था है, जहाँ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। पता नहीं क्या क्या प्रश्न पूछे जाते, संस्था तो हमें पूछ रहे थे, उसका जवाब देना, रात में भी लगे रहते हैं। तो ऐसे कर्मठ और युवा है राघवेंद्र जी, और इतना काम CCRY का इन्होंने किया है कि यहाँ वर्णन करने की, इतनी समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। दूर दूर जाते भी हैं, जाके जो भी समय मिलता है ग्रांट भी देते हैं। यहाँ भी उन्होंने आयोजन किया है तो ग्रांट दी है, स्पॉन्सर किया है। उनका आभार भी मैं लखनऊ के बिहार पे मानता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ कि अपना प्रस्तुत करने का कष्ट करें। मुझे इस बात के बारे में आज बात करना है, योगा इन द एरिया ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? What does cognition really mean? What happens when you talk about cognition? This is a very important process of understanding the information and acting on it is cognition. Simple to say, very simple language. For that you use your intelligence, you use your past experience. Okay, this is also very important. You can also be attentive. You can switch tasks from one task to another task. You can do multitasking. So can you tell me who can do the best? Who are the best multitasking people here? Females, yes. Very good. You are always the best multitasking people. It's proven also. Okay, it's not just that the fact. It has been proven through neuropsychological test. We have a test called as NBAT test. Okay, if you do that particular test for both males and females, it's always the females who score more on those tests. Shifting from one task to another, it's very difficult to do that. Because the brain is used to do that. Because you adopt different roles. You are a mother, you are a wife, you are a daughter, you are a daughter-in-law, you have so many roles you play in your house. You just don't go to work and come back. You come back and also work again. Isn't it? So this is what is making you a big, very good multitasker compared to the men. Men go to work, they come back, so all these things are there. That is the nature, basically. And this is also to do with the rewiring.
also do with habituation. Okay. Next slide, please. So what is this cognitive function deals with? It deals with attention span, it deals with sustained attention, it deals with working memory, it deals with learning and development. Okay? So these are all important facets of cognitive function. And they are supposed to be influenced by aging. They are influenced by aging, they are influenced by having certain diseases, neurodegenerative diseases, like if you have Alzheimer's disease, Parkinson's disease. And these are the aspects of cognitive function. You can see so many aspects are there. Even in attention, you have sustained attention. What is attention span of people? Anybody has an idea? Attention span कितना होता है? जो काम के लिए जाता है, 8 घंटे का काम करना होता है हम लोगों को, कितने टाइम तक का मिशन होता है? एक्चुअली कितना काम करते हैं बोलिए आप? 25 minutes. 45 minutes. 20 minutes. That is sustained attention. Sustained attention doesn't extend beyond 20 minutes. So cognitive functions. These are very, very important. And as I said to you in the morning, it is to do with the neural developments, number of connections the neurons make, and also to do with the stress and stress hormones. A simple example. All of you know about Brahma Muhurta, morning 4 o'clock to 6 o'clock. Why is it called Brahma Muhurta? Anybody knows? Anybody can answer? What happens in your body in this Brahma Muhurta time? Why it is very auspicious? Yes, sir. हाई एनर्जेटिक टाइम होता है. हाई एनर्जेटिक टाइम. किस वजह से एनर्जी ज्यादा होता है? कोलेस्ट्रॉल कम रहता है. You are right. High cortisol levels. Cortisol एक stress hormone है. It is the hormone which is very high in the early morning. As soon as you get up, half an hour after you get up, the cortisol will just pick up. Okay, and by evening it should come down like this. And why it is very high in the morning? It increases your attention span. It increases your memory circuits. It increases your learning and development. That's the reason why we say you want to read in the morning. Your hormones will help you. If you read in the night, the hormones will not come for your help. You must have read 20 pages, you would have just memorized only one page. But you do the same thing in the morning, you go for long-term memory. Okay? It will help in proper long-term memory. It will also help in improving the mental faculties are better receptive in the early morning time compared to night time. But if you sleep over, if you don't sleep the whole night and early morning you are reading, that won't be useful. You need to have very good rest in the night. Growth hormone levels pick up in the night, come down by morning. Cortisol picks up in the morning, comes down by night. That's a cyclic rhythm. And this has to be maintained. And what we have seen, in BPO workers, we did a study, I told you, this cortisol function. Next slide. And all these conditions will cause problem with cognitive function. If you are hypertension, if you are diabetic, if you are on renal problems, if you are renal problem, if you are not taking adequate amount of nutrition. So all these things can really help, can decrease your cognitive function. Next slide. Okay. So just keep on this animation in this. So very important to understand is how do you modulate this cognitive function? Can something help in modulating the cognitive function? So we did this study on Om chanting in imams, where they showed this Om chanting will suppress the limbic system. The system is responsible for fear center. Okay, that is suppressed by doing Om chanting. Studies are already available on PubMed. You can go and just look at it. Om chanting effects on its limbic system. Okay, and just look at that. You can find the paper by Kalyani. Okay, next slide please. What does yoga do to the brain? So I am saying yoga improves cognition. What happens? One, you have white matter, you have grey matter. Grey matter has more of the neural fibers, neural cells. White matter has more of the neural tracts. Okay, the nerves are very, very long. They are not so small ones. They are very huge, large fibers they have. Most of the fibers are in the white matter. The nerve cells, the actual nerve cells are in the grey matter. And there is increased thickening of the grey matter in the brain as the thinning of the grey matter happens as you grow old, but that can be prevented by doing yoga. The thinning of the grey matter can be prevented by doing yoga. It increases the grey matter density. Okay. At the same time, on the right side you can see the nerve cells, you can see the dendrites, you see the axon, you see the branches
how many branches it's made. It makes connections. It is called neural plasticity. Okay, and this yoga can help in making up more and more new connections. Anybody can say one example of yoga which can be used, is shown very clearly to make neural connections? Any idea? Any yoga asana which is found to make many neural connections? The balancing asanas, Vrikshasana. If you do Vrikshasana, they are shown very clearly that it increases neural plasticity, it increases long-term memory. The cerebral tracts become very thickened. Okay, they are more dense if you repeatedly practice Vrikshasana. So Vrikshasana is very useful to give in kids, especially children, growing children, because it helps in memory development. Okay, so we use that as the model for yoga based on the science. Next slide, please. So these are all the hormones you have. You have the adrenaline, which is the stress hormone, serotonin, you have the endorphins, you have the glutamine, okay, you have the GABA, the euphoric hormone. So all these hormones want to cause happiness. Okay, decrease in GABA, decrease in serotonin, decrease in dopamine. All these things will make you very sad. Okay, and get into diseases. So you should keep these hormones in good health. How is this hormones kept in good health? Proper diet, proper lifestyle. Okay, sleeping correctly at the right time, getting up at the right time, not taking too much of stress, unwanted stress. Okay, learning to be happy, consciously learning to be happy. Increase these hormones. Next slide. What does yoga do to the brain? Manaha prashamana upaya yoga ityabhidiyate. Science of calming down the mind. You can see here the normal thought waves in the mind. You have the gamma waves, huge amount of waves, fluctuations in the mind. You do meditation, conscious meditation, the waves keep slowing down, you have alpha waves, and then you go into what is called theta waves. Theta waves is related to almost samadhi. You go into a stupor, you go into a state of non-existence. Okay? Something like a subconscious level. You go almost to a state of unconsciousness, you can say. Then you go to you only have theta waves. Then you have the sympathetic chain, the spinal nerves which are responsible for all the organ systems inside the body, autonomic nervous system. That is also moderated by yoga. The cortisol, hypothalamus pituitary adrenal axis is also moderated by yoga. You have the ACTH regulated by the hypothalamus, acts on the pituitary, produces cortisol releasing hormone, acts on adrenal medulla, cortex and medulla to produce cortisol. Right? So this is a change is always going on. So once the cortisol increases, then you have the inhibitory hormone reduces the release of ACTH, cortisol is balanced. But this biofeedback loop is also disturbed. As the stress becomes very chronic and long term, the biofeedback loop will never work, cortisol remains high. For example, in diabetes, people thought earlier insulin levels are very low, that's why you have diabetes. It's not the case. There is what is called insulin resistance. There is high insulin, high glucose. They are not binding. Because insulin has to bind to glucose, then it can be used in the muscle. If it doesn't bind, both are separate, it can't be utilized. Glucose can't be utilized. Glucose stays high, insulin also stays high. Okay? Because that feedback loop, that synergy is gone. That handshake is gone. Okay? So this is very, very important. So this is, next slide please. So you look at neurological distress, all the neurological disorders like stroke, post-stroke, migraine, Alzheimer's disease, dementia, okay, what not, all these kind of diseases you see everywhere. One thing is affected, cognitive dysfunction. What do you mean cognitive dysfunction is affected? They have the ability to, they have low attention span, they have low memory, they don't have good executive functions compared to others. For example, a girl with a Cushing syndrome, okay, or autism. Do you think they have good memory? No. They have learning disability, they can't learn properly, they can't fare well in school properly, isn't it? So all these things can come because of these disorders as well. Next slide. So I'll give you an example of how yoga is being used in schools, and just next slide, the animation there. So we have trained 1,34,000 teachers in Karnataka. This is year 2015 and 2016. All 33 districts in Karnataka, all the teachers who are supposed in the higher primary school, 6th, 7th, 8th and 9th, okay, teaching those classes.
These teachers had to come to the district center there, and they stayed there for a week. And we had yoga instructors and doctors teach them yoga, teach them about lifestyle, teach them about diet, etc. Which should be taught to the students. Okay, they stayed there for a week, residential training, right from morning 5 o'clock the session starts till evening 10 o'clock. Okay, we never left them completely. 5 o'clock in the morning to till 10 o'clock in the night, we had them engaged. Okay, with making them do yoga play games, making them do bhajans, satsang, kirtan, sataka, yoga, pranayama, yoga, asana sessions, everything. And then we also developed a yoga module. We trained them in this yoga module. They went back to the schools, started training the children. This was in the month of November, December. Okay, next slide. Okay, so we wanted to see the effect of yoga versus physical education. There's a lot of opposition to use yoga during those times because the Surya Namaskar was there. A lot of opposition in religion. You can't practice Surya Namaskar, you can't chant Omkar, all these things were there. Okay, so physical education also was going on. So physical education was going on only during the time of Republic Day or Independence Day. 2 weeks before that, PD teachers to come and make us do all the drills for the parade. That's all. Right? So that's also not going on properly. So we made a conscious effort. We took schools which had 2 sections, which had a physical education teacher, and one section did physical education every day 1 hour, other section did yoga every day 1 hour. Okay, for 2 consecutive months, November and December. Next slide. So we gave all these kind of tests, Tower of London tests, which is a test for planning, okay, and critical thinking. So we arrange the balls in different ways. We ask them to make the arrangement of that particular arrangement in 3 moves or 2 moves. Okay, it takes time. It will take time for people to do that immediately, to plan that immediately. Okay, it's a symbol of right frontal lobe function. Similarly, you have what is called a Sloop test. So you say blue, blue, orange, orange, green, green. But when you change the colors and the letters and you tell them to say only the color and not the letter, red is in blue, you suddenly say red only. You won't say it is blue. Purple is in green, you won't say green, you say purple. So that's the difference. How do you shift your task from what you already learned, letters versus colors? Okay, because letters start to do more with your left side of the brain, colors start to do more with your right side of the brain. So how do you mix them? How to try to bring brainwave coherence is what you are trying to see. This is called Stoke task. Next slide. So the research question was, does yoga is better compared to physical exercise in imparting both physical function as well as in mental functions? Next slide. So this is all we took about. Next slide please. So we took about 16 schools, 40 children from each school almost. Next slide. This is of course all the red which is there. The red color area is all the districts from where we took these schools. So it is a pilot program. So in these districts we took these schools. All children who have high primary, high school children, both sexes between 11 to 15 years of age, 12 to 15 years of age. Those with any sort of medical illness, asthma, allergies, or any sort of polio or any disability, we never took them in the study. Next slide. Next one, we gave everyday yoga intervention versus physical exercise. We come to the next. Next one. This is the yoga module developed, and a team of experts and educational people sort together and developed this yoga module for 1 hour every day. The children were supposed to do this. This is a physical training module given to the students. Other group received the physical training, one group received the yoga module. Next slide. Okay. These were the assessments which we did. So there were a lot of tests for executive function, 6-letter cancellation task, digit letter substitution task. Okay. Then train making test being next time. Yeah. This is how it looks like. You have target 6 letters. Within 90 seconds in this particular grid, 14 by 22 grid, you are supposed to cancel these target letters. How many you are going to cancel correctly? How many are going to do it wrongly? We will see in 90 seconds. So 3 attempts are given, best of 3 is taken. Okay, next slide. This is the same digit letter substitution task. So you have a number, you have letter substituting for that number. So against every number you have to put that letter. In 90 seconds, how many of those you will be able to do? We will see that. Next slide. This is again forward digit span and backward digit span, similar kind of numbering. We show them set of numbers, and in that there are numbers which are not there in the paper also, but numbers which are there in the paper also. They have to recollect after seeing it and write the forward numbers for those which are already seen. Okay. Suppose I show them 20 numbers. These are 4-digit numbers. We start with 2-digit numbers, then we start with 3-digit, then we start with 4-digit. It's difficult to memorize those numbers, right? Then afterwards we ask them to
find out, this is the paper, write down which one you have seen. Okay, so it's difficult, it's not so easy to do that. So then we have placemaking test A and B, where you are, first time you will do very simple test, you join 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sequentially. Then you are asked to join 1 with A with 2, 2 with 3, 2 with C, sorry 2 with B, B with 3, then the 3 with C, okay, like that. So you are alternating the alphabets and letters together. So how fast you can do, how many errors you are doing also, you see that. Okay, next slide. And this is the questionnaires which we gave, you can see this in Kannada. This is all the yoga program we taught in all these schools. These are the assessments, sit and reach test for flexibility. Then down you can see they are doing what is called back leg dynamometer to look at back and back strength, okay, and upper leg strength, okay. Then you have what is called flamingo balance, standing on a small rod and balancing there. How many falls you had in 1 minute we see, okay. Then we had what is called beep test. You can see people running there. There are 2 cones placed 20 meters apart. They have to run from one cone to other, stop there. Once the beep comes, then again they have to run again here. The beep interval keeps on shortening. The moment they are not able to reach the other cone, there you stop it. So how many rounds, how many levels you did, we calculate. There is a formula for calculating what is called VO2 max. Both the nerve cells have got a very big tail, it's called axon. It has got branches called dendrites. Okay, this nerve cell also has got axon, dendrites. Both of them are finger length, they have to join. Now neurotransmitters have to pass from here, they have to go to the other nerve cells, so the information passes from one nerve to other nerve cells. Okay. If these connections are lost, information won't pass. So making more connection means faster transmission of information, and that is called plasticity. Yes. Is there a collection of such material which we can read to find out which yoga can be done for which condition? Unfortunately, we don't have that kind of thing, but we are developing a companion, a yoga therapy handbook for mental disorders. We are developing a yoga therapy handbook completely for various disorders which are evidence-based, based on research studies. And soon within a year also we'll have them. Any papers you can recommend? Yes, a lot of papers are available. You can go to PubMed and see. Lot of papers are available. Go to the good journals. Go to the papers which are published in reputed journals. And is pregnancy-related disorders also affect the child? Yes, no doubt. But we don't know what is the amount of pregnancy-related disorder through the genetic polymorphisms. Okay, and still we have not understood. There's a mix of genetic polymorphisms as well as the issues in pregnant women. Pregnancy-induced hypertension, toxemia of pregnancy, anemia in pregnancy, all these can cause problems. Even diabetes also? Yes, it can. But we don't know, we are not able to quantify that association. And what is the defect in the brain structure of an autistic child? There don't make connections. So, is it related? There is a decrease in neurotransmitter levels, decrease in plasticity of the neurons, decrease in the density of the gray matter, okay, decrease in the density of the nucleus, where major neural cells are involved. Okay, a lot of things are. Thank you, sir. Thank you. कुछ मैं प्रश्न भी पूछे, समझता हूँ कि अब कोई शंका बाकी नहीं है, कोई हो तो बताइए। जो विद्वान वक्ता ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, उन्होंने विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करते हुए मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जो जानकारी दी वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सबने से लाभ लिया होगा, ऐसी आशा है। क्योंकि राघवेंद्र जी को जानना है जल्दी, मैं और
करने में बहुत ज़्यादा समय दिया है। उसके बाद में पतंजलि में, शोल्नी में, मैंगलोर यूनिवर्सिटी कर्नाटक, उसमें अभी विजिटिंग प्रोफेसर है। यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी अभी अभी यहाँ से प्रस्थान किया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, इस विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट प्रोफेसर महेश्वरी जी, रजिस्ट्रार मेजर युधिष्ठिर जी, श्री राजा जी, फैकल्टी के अन्य सदस्यगण, रिसर्चर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा मुस्कुरा दो, क्योंकि 90% हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके चेहरे से मुस्कुराहट की झलक गायब है। जो चेहरा मुस्कुराता रहता है उसमें हमें परमात्मा की प्रकृति का आभास हो। अभी आपने वैज्ञानिक पक्ष सुना। सुबह भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बड़ी अच्छी दार्शनिक बातें की मन के बारे में। बट आई वुड लाइक यू टू टेक टू द डिफरेंट प्लेन of the concept of mind, which is practical also and which is also dominated by your pure consciousness and the thought power. मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप कौन हैं? मैं हूँ। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। कोई अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि। और दूसरा एक व्यावहारिक पक्ष बताओ जिसको कि ये रिक्शा पुलर कैन नॉट अंडरस्टैंड आई एम ब्रह्मास्मि। इफ यू वुड लाइक टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू ए रिक्शा जो चलाता है, वो आपसे पूछे योग क्या है, तो आप कहेंगे योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। He will say, take this knowledge with you. You give me something practical. Practically योग क्या है? तो हम क्या हैं practically? हम हैं मानव। और हमारे पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? धन क्या है? हाँ, कोई बुद्धि कह रहे हैं, कोई मन कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन हमारे पास मन ही है। और मन की सबसे बड़ी शक्ति और विपत्ति क्या है? मन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और मन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? मन की सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष, और मन की सबसे बड़ी विपत्ति है इच्छाएं, तृष्णाएं।
अब ये जो आपने थीम चुना, जो अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ है, योगिक पर्सपेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस एंड मेंटल हेल्थ, अगर मैं इसको हिंदी में आपसे बांटना चाहूँ तो इसका अर्थ बनता है संज्ञानात्मक तांत्रिका की सूक्ष्मता या उसकी प्रक्रियाओं की सूक्ष्मता और शुद्धता, यह है इसका। अब इन्होंने कहा, जब हम मन की बात कर रहे थे कि संकल्प और विकल्प, संकल्प, विकल्प, मूर्खता, जड़ता और मननम, ये 5 मन की अवस्थाएं होती हैं। संकल्प, विकल्प, जड़ता, मूर्खता और मनन। इसमें संकल्प पहली और अंतिम अवस्था जो है वो इसकी संपत्तियां हैं, और जो बीच की है वो इसकी विपत्तियां हैं। 3 अवस्थाएं करके मन का सहारा लेते हैं तो हम भौतिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं, तब हम बाह्य जगत में प्रवेश कर जाते हैं, तब हम बाह्य व्यक्तित्व में रहते हैं, तब हम बाह्य तृष्णाओं में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचयति आशा पिंडम। ये आंख खोल करके राजा भर्तृहरि ने ये कहा है। अंगम गलितम, अंग गल गए, पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, दशविहीनम, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अपनी अवस्था से, अपनी व्यवस्था से, अपने सौंदर्य से, अपने आकर्षण से खत्म हो गया। ईश्वर ने जो सौंदर्य दे दिया था जवानी में, बचपन में, किशोर अवस्था में, वो धीरे धीरे छीन रहा है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मन, माइंड मेक्स यू द मास्टर एंड माइंड मेक्स यू द मैन। मन ही हमें महात्मा बना देता है और मन ही हमें मूर्ख बनाता है। महात्मा घृतो अदंडम, डंडा हाथ में ले लिया, झुक करके चलने लग पड़े। तदपि न मुंचयति आशा पिंडम, कभी जो आशाएं हैं वो इस मन का पीछा नहीं छोड़ रहे। इसलिए हमारी, अगर हमें सोचने की आवश्यकता है तो आवश्यकता इतनी है कि हमारी आवश्यकताएं तो सीमित हैं, आवश्यकताएं तो सीमित हैं, लेकिन तृष्णाएं, इच्छाएं असीमित हैं। न द बॉल इन योर हैंड, आप क्या करना चाहते हो, तो हमें मन की तरफ, मन को समझना पड़ेगा। माइंड मेक्स यू द मास्टर एंड माइंड मेक्स यू द मैड। जब हम मैड होते हैं, जब हम मूर्खता का मतलब क्या है? मूर्खता का मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख हैं, हम पागल हो गए, नहीं। मूर्खता ये है कि अगर हम ईशावास्योपनिषद के उस मंत्र को अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपनी चेतना में नहीं रखते तो हम मनुर्भव, मानव बनो। तो मनुर्भव कैसे होगा? उसके लिए माइंड, जैसे मैंने मन का कहा, तो मैं आपको MIND की 4 चीज़ों का कॉन्सेप्ट अपने अनुभव से बताता हूँ। मेंटेनिंग इंटरनल, नेचुरल और मेंटेनिंग इंटरनल नेचर डिवाइनली, दैट इज मेंटेनिंग इंटरनल नेचर डिवाइन। और योग भी ये क्या था? YOGA, योर्स ओन गॉडली अवेयरनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड।
ये योग की अंग्रेजी में भी भाषा। हमारे अंदर जो छिपी हुई ईश्वरीय चेतना है उसको जागृत करना योग है, क्योंकि माइंड इज सच एन इंस्ट्रूमेंट एंड इनविजिबल ऑर्गन ऑफ द बॉडी which has been gifted to us by the God with some definite meaning and definite purpose. Though this planet has again been created by the God, the whole universe has been created by the God with some definite meaning and definite purpose. Have we been able to understand this concept? हमें तो यही पता नहीं लगा है आज तक कि मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी आकांक्षाएं क्या है, मेरी आवश्यकताएं क्या है। इसी में हम घूमे हुए हैं। तो जो मैं कह रहा था कि ईशावास्य उपनिषद का वो श्लोक, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृहस्य आदस्य धनम, जितना आवश्यक है। देखो हमारे सॉरी चलो मेरा गला खराब है क्योंकि कल काफ़ी हमें लेट हम पहुँचे, 2 बजे यहाँ पर पहुँचे, 2:30 बजे, तो उस वजह से थोड़ा सा सफोकेशन भी हुआ, थोड़ा गला थोड़ा सा खराब है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चाहे स्मृतियाँ हैं, श्रुतियाँ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, आचार संहिताएँ, पुराण, कुछ कोई नहीं कहता है कि तुम भूखे मरो, कोई नहीं कहता है कि जितने आवश्यक संसाधन तुम्हें जीवन को व्यतीत करने के लिए कंफर्टेबली आवश्यक है उनका भोग मत करो, कोई नहीं कहता, करो लेकिन सीमाओं में रह करके। जहाँ पर वो जो हमारे एंजॉयमेंट के एंटरटेनमेंट के स्रोत होते हैं वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ने लग पड़ते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स begins here and mental disability also accrues, फिर उसका जन्म होता है। इसलिए मन को समझने के लिए ये बात जरूरी है कि माइंड जो है इट इज ए विक्टिम ऑफ अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स एंड अल्यूरमेंट्स। अट्रैक्शंस आकर्षण, अटैचमेंट मोह, एल्योरमेंट मोमेंटरी रिक्वायरमेंट्स, चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं। अभी भी आप बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अंदर से कोई ना कोई विचार उठ रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। इसलिए सुबह एक बात नहीं, अभी एक बात राघवेंद्र जी कह करके है कि सुबह सुबह हमारे जो मेमोरी हार्मोन्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बड़ी है। अगर हम 10 पेज पढ़ेंगे तो एक पेज तो हमें याद हो ही जाए, सुबह सुबह कैपेसिटी बड़ी। क्यों? हमारा सांस्कृतिक पक्ष, हमारा क्लासिकल व्यू, हमारा ओरिएंटल व्यू ये क्या कहता है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के काल में जो सोया रहता है वो अपने पुण्य कर्मों के फलों को प्राप्त करने में असक्षम हो जाता है। वाई? अब इसका ये ऋषि मुनि दे वर नॉट ओनली सिंपली noble people or wise people, they were great scientists also. उन्होंने ये जो व्यवस्था योग की की ना, ये बड़े बड़े साइंटिफिकली। आप सब योग के जिज्ञासु यहाँ बैठे हैं, मैं भी योग का जिज्ञासु हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुभव से प्राप्त होती हैं और गुरुओं के चरणों में बैठकर प्राप्त होती हैं। त्वचा कहती है चमका ले इसको जितना चमका सकता है, कितने कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, तो दूसरे दिन सुबह उठ करके वही वैसी हो जाती है। बच्चा रात को मदर के साथ सोया, सुबह उठ करके पूछ रहा है मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी कह रही है मैं ही हूँ।
क्योंकि वो कॉस्मेटिक उतर गया। सबसे बड़ा कॉस्मेटिक द गॉड हैज गिफ्टेड टू दिस बॉडी इज योर स्किन। स्किन से बड़ा कोई कॉस्मेटिक नहीं हो सकता। पाउडर से कुछ देर के लिए ढक सकते हैं, क्रीम से कुछ देर के लिए ढक सकते हैं, शरीर से सुगंधी पैदा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ स्किन में कट लग गया उसको कौन भरेगा? देयर इज नो कॉस्मेटिक विच कैन फुलफिल इट परमानेंट। तो सवेरे जब हम उठेंगे तो मन शांत होगा और मन की जो अपनी वास्तविक यात्रा है उसके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो ये जो 5 पिलर्स हैं इनको नियंत्रण करना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ यू फॉरगेट अबाउट द आत्मा। आत्मा मैंने नहीं देखी, अगर किसी ने देखी मर करके, अगर किसी ने देखी वो बताने के लिए हमारे सामने है नहीं। हम गरुड़ पुराण बिठा देते हैं। जब व्यक्ति की मौत हो जाती है उसमें सारा आत्मा का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, बहुत बड़ा बढ़िया पुराण है वो, लेकिन घर में हम नहीं रखते। उसको कहते हैं तो बेकार है, इसको रखने से पता नहीं क्या हो जाएगा। गरुड़ पुराण ठीक है, लेकिन जब हम गरुड़ पुराण रखते हैं तो आजकल पंडित जी आते हैं और गरुड़ पुराण की कथा उसकी सुनाते हैं। अब वो तो चला गया, उसने तो कभी सुनी नहीं। उसको सुना करके क्या फायदा है? उसको बता करके क्या फायदा है? तेरी ये गति होगी। जीते जी पढ़ लेता तो अच्छी बात है। और जो हम लोग हैं, पंडित जी पढ़ रहे हैं, हम मोबाइल में फंसे हुए हैं। पंडित जी फंसे हुए हैं और हम मोबाइल में पड़े हुए हैं। पंडित जी ने कहा चलो, दूल्हे को कहा दुल्हन के गले में वरमाला डालो, वो लगा हुआ था, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में वो उसके बजाय सास को डालो। ये हालत है हमारी। ये आपने और हमने अपने हाथ में एक भस्मासुर पकड़ा हुआ है, इसका हमें प्रयोग नहीं करने आ रहा। जैसे भस्मासुर भूल गया कि भाई जिस दिन तू अपने हाथ में सिर के ऊपर अपना ही याद रखेगा ब्रह्मा के वरदान के हिसाब से, उस दिन तेरी तू भस्म हो जाएगा। अब वो भूल गया। अब हमें ये वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं ये उपकरण ठीक भी हैं। दे आर द रूल्स आल्सो एंड दे आर द कर्सेस आल्सो। ये वरदान भी है और शराब भी है। ठीक ढंग से करोगे तो वरदान है, गलत ढंग से करोगे तो शराब है। तो मन जो है वो हमेशा ऊपर चलने की बात करता है। मन ऑलवेज थिंक्स अबाउट द हाईएस्ट जर्नी, वो कभी नीचे की बात नहीं सोचता है। लेकिन ये इसको उसकी जो ये 5 पटरानियाँ हैं ये इसको खींचती है, या एक नहीं संभाली जाती, वो 5 को संभाल के घूम रहा है। इसलिए कहा है, और उसकी जो पटरानी है मन वो है हमारी आंख। आंख हमारी पटरानी, इसकी माइंड की पटरानी है, क्योंकि सारी नॉलेज सारी इंफॉर्मेशन आंख दे रही है। ये किताब अच्छी आंख ने देखी, ले लो, मन ने कहा ले ले, खर्च दे पैसे, मेरा हो जाता। कोई कहता है ये वाली कैसे से ले ले, कोई कहता है ये वाला परफ्यूम ना आपको अच्छा लगा कि ये परफ्यूम ले ले, मन कहता ले ले, तू भी अपनी तृप्ति कर ले, वो तो इसी में फंसा। इसलिए कहते हैं व्हेन द माइंड फॉलोज द आईज इट इज ऑलवेज मैड। जब मन दर्शनेंद्री को फॉलो करता है तो ये मूर्खता की ओर जाता है। व्हेन आईज फॉलोज द माइंड देन इट इज मास्टर। अब हम मानव हैं, अब ये सोचना तो हमको है कि हमने इस मन को किस तरफ ले जाना है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज ऑल्सो नॉट एन इजी केक टू कुक, इट इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट एंड टू नो इट। इसलिए मैं कहता हूं, जो मैंने पहले कहा कि फॉरगेट अबाउट योर सिटी, आप अपनी सोल के बारे में भूल जाओ, हमने नहीं देखी। और
परमात्मा के बारे में भी भूल जाओ, हमने परमात्मा भी नहीं साक्षात किया अभी तक। हमने मन को भी साक्षात रूप में नहीं देखा, हमने चित्त को भी नहीं देखा, हमने अहंकार को देखा। अहंकार तो झलकता है, अहंकार तो एकदम रिएक्टिव हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू, का जो सीक्रेट, देवर, जो मैंने पहले कहा, देवर ग्रेट साइंटिस्ट, देवर ग्रेट बायोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। एक एक जीव की बायोलॉजी को उन्होंने अपने आश्रम में रखा, पढ़ा, उसकी फूड हैबिट्स को देखा, उसके रिप्रोडक्टिव जो उसका काल होता है उसको देखा, उसके खाने पीने की आदतों को देखा, और उसका सीक्रेट ऑफ हेल्थ बॉडी के किस ऑर्गन के अंदर है, और वो ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर उस शेप में मिलता जुलता है। अगर वो वाला आसन तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर भी उस जीव की शक्ति आ जाएगी। और ये सारे के सारे पुष्य जाति का संबोध करने वाले, ताकि हमारे अंदर पौरुषत्व की भावना जागृत हो, क्योंकि मन इतना आजकल विचलित हो चुका है, इसकी तो टॉलरेंस पावर ही खत्म हो चुकी है। कोई किसी को एक्सेप्ट करके ही राजी नहीं, हर कोई अपने को सुपरफ्लुअस समझ रहा है, सुपीरियर समझ रहा है, कोई किसी से इंफीरियर नहीं समझता है। मैं इससे पढ़ा, मैं इससे पढ़ा, छोटा होगा ज्ञान में भी कम होगा, यार उसको क्या। हम लोगों के पास बतेरे लोग PhD करके जाते हैं। देखो सत्य कहना और सुनना बड़ा कठिन होता है। यहाँ भी PhD के स्कॉलर बैठे, जब ये PhD करके चले जाएंगे, वो यार मेरा PhD का जो गाइड था बेकार था। हर कोई ऐसा ही कहेगा, जो किया मैंने भाई खुद किया, मेरे टीचर ने मुझे कुछ नहीं। जब खुद वो गाइड बन जाएगा फिर कहेगा मेरा जो PhD का गाइड था ना भाई, हमारी बहुत खिंचाई करता था। हम ऐसे गुरु के अंदर सीखे हुए हैं जिनका कि एक बहुत अनुशासनात्मक जीवन था। जब अपने तक सीमित था तो वो गाइड खराब था, जब उसके अंदर आ गए तो वो गाइड अच्छा हो गया, क्योंकि अब मैंने भी तो खुद अच्छा अपने आप को साबित करना है, उसमें भी तो एक सेल्फिश नेचर है। तो ये जो आसन है, ये जो हमारे शरीर के अंदर पौरुषत्व की भावना को जागृत करते हैं, पुरुषार्थ के कार्य को करने की भावना जागृत करते हैं, उसके लिए ये सारे के सारे पुष्ट जाति का संबोध करवाने वाला जो हमारी विजिबल बॉडी है, हमारा जो दृश्य शरीर है, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के लिए हम किसका अभ्यास करते हैं? आसन। हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स, ये सारे मजबूत होते हैं। लेकिन अब दूसरा पक्ष देखो, प्राणायाम जितने हैं सारे फेमिनिन हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, सूर्याभेदी, शीतली, शीतकारी, प्लावनी, केवली, कैसे नाम है? सारे के सारे नाम स्त्री जाति का संबोध करने वाले। If the asanas takes care of the muscular body or the robust body, these pranayamas or the breath techniques, how to take the breath, when to take the breath, why to take the breath, in which capacity to take the breath, है ना? तो ये सारे के सारे जो हैं ये किसको डील करते हैं? नाड़ी निर्मित शरीर को। जो नाड़ियां हैं अंदर, नाड़ी अपने आप में शब्द जो है, इसको नाड़ भी कहा गया है साधुकड़ी भाषा के अंदर। नाड़ शब्द, नाड़ी शब्द अपने आप फेमिनिन जेंडर है। मेरा शरीर ऐसे नहीं करती है, कोई बोलता है ऐसे, मेरा शरीर ऐसा नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं क्योंकि मैस्कुलिन कहता है। मेरी नाड़ियों में गड़बड़ी हो गई है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। नाड़ियों का देखभाल करने के लिए कौन सी तकनीक ऋषि और मुनियों ने दी? प्राणायाम। दैट लुक्स आफ्टर द नर्वस मेक बॉडी
और जिस प्रकार से हम छोटी मोटी बीमारी के लिए टैबलेट्स लेते हैं वो आपके आसन हैं। और जब नाड़ी के अंदर कुछ विरक्तियां पैदा होने लगती हैं या ब्लड के अंदर कुछ विरक्तियां पैदा होने लगती हैं, नाड़ियों की कार्यक्षमता कम होने लगती है, थोड़ी वो सफोकेट हो जाती हैं वायरल में या बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स के अंदर, तो हमें एंटीबायोटिक देती हैं। और जब नाड़ी की शुद्धता होती है उस एंटीबायोटिक के साथ तो हमारी हेल्थ मेंटेन होती है। Pranayam is an antibiotic system in the yogic medical system. Tablets are the asanas in the yogic medical system, and mudras, very importantly, they are the steroids in our medical yogic science system with no side effect. तो खैर कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन मैं अंत में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 4 बन गए हैं, दूसरा सेशन भी चलना है, लेकिन मैं अंत में यही कहता हूँ कि पहले जो समझ में जितना आए उसको पकड़ने की कोशिश करें। ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पेपर में पास होना है, एग्ज़ाम में पास होना है, उसके लिए तो हमें थोड़ा बहुत उस हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन अपना बौद्धिक जीवन को अगर आपने थोड़ा चलाना है, बौद्धिक जीवन को समझना है, बौद्धिक भागीदारी आपने सारे जीवों के साथ करनी है, प्रेम का संदेश देना है, एक आत्मीयता का संदेश देना है। एक चीज को पकड़ो, मंजिल आपको खुद मिल जाएगी। अंत में मैं एक छोटी से एक प्रसंग के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार जब 2006 के अंदर छठा पे कमीशन आया, छठा नहीं 1996 के अंदर पांचवा पे कमीशन आया, तो उस वक्त 1998 में 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बन गए। और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली जो यात्रा की राज्य की किसी की, वो हमारे हिमाचल प्रदेश और शिमला। बहुत लोग आए सुनने के लिए, अनकंट्रोल्ड मॉब था वहाँ पर, कई किलोमीटर तक उनके माइक लगे हुए थे, लाउड स्पीकर लगे हुए, तो मैं भी चला गया। अब भीड़ तो बहुत थी, समय था नहीं, तो उस भीड़ में एक बेंच वहाँ पर लगे हैं मार रोड के ऊपर, वहाँ पुलिस का रिपोर्टिंग रूम भी है। ये जो सुरेश जी हैं या भारद्वाज जी हैं या हमारे सुनील जी हैं, इन्होंने देखी है वो बता। तो वहाँ पुलिस वाले कुछ बैठे, तो मैं भी बैठ गया। अब मैंने कहा मैं इनसे क्या बात करूँ, वो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखे, वो सोचे क्या पता कोई CID का आदमी ना हो, अपने प्लेन वस्त्रों में हमारे बीच आकर के बैठ गया। शर्मा जी ने सारा टाइम खर्च कर दिया, कुछ राघवेंद्र जी ले गए, कुछ इन्होंने खर्च करते मेरे लिए बचाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि मन को अपने वश में रखने से आप आगे बढ़ सकते हैं। और मनुष्य जो वेद कहता है मनोभाव, आचार प्रचार में तो हम मनुष्य हैं, हमारी संरचना मनुष्य है, लेकिन फिर वेद ने क्यों कहा कि मनोभाव मनुष्य बनो, तो मतलब कुछ कमी है। वो कमी यही है कि जो मानवोचित गुण है वो हमें धारण करने हैं। उन मानवोचित गुणों को यदि धारण नहीं करेंगे तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। जैसा काफी प्रसन्न रखें, सब चाहते ना कि हम प्रसन्न रहे, क्या कोई है ऐसा जो चाहता मैं दुखी रहूं? एक बार मैं पूछ रहा था ऐसे, तो 2 आदमियों ने हाथ उठाया, लेकिन यहाँ सारे समझदार हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। कोई नहीं चाहता मैं दुखी रहूं।
दुख से बचना चाहते हैं। तो जो चीज हमें सुख देने वाली है उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, जो चीज दुख देने वाली है उससे हम बचना चाहते हैं। सुखानुसाई राग है और दुखानुसाई द्वेष है। राग और द्वेष ये हमारे मन में ही है। बस जो चीज हमें सुख देने वाली लगती है उससे आसक्ति होना, और जो दुख देने वाली है उससे द्वेष होना, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया सब में होती है। 4 प्रकार की भावनाएं मन में धारण करो। किसके लिए? जो सुखी जन हो उनको देख करके उनसे मैत्री का भाव, जो दुखी हो उनके प्रति करुणा का भाव, जो पुण्यशाली हो उनको देख करके प्रसन्न होना, और जो पापी हो उनकी उपेक्षा करना। मोटी चीज है, कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे पास में जो है उसको देख करके, उसको पा करके मैं प्रसन्न हूं। साइकिल नहीं थी तो साइकिल मिल गई तो प्रसन्न हो गया, साइकिल से स्कूटर मिला तो प्रसन्न हो गया, एक छोटा 2 कमरे का मकान बना तो भी प्रसन्न हो गया, छोटी वाली वो मारुति 800 वाली कार आ गई तो भी प्रसन्न हो गया। लेकिन जब से पड़ोस में 14 कमरे का मकान बना 4 मंजिल का, तो मेरा जो सुख देने वाला मकान था वो दुखदाई हो गया, नींद नहीं आती। जो मेरी 800 बड़ा अच्छा चैन दे रही थी वो काटने की दौड़ती जब देखता हूँ उसको। जब सड़क पे लेके चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पास में गुजरने वाला कह रहा है डब्बे को हटा एक तरफ। जब से पड़ोसी सुखी हुआ है तब से मैं दुखी हो गया, जबकि बेचारा पड़ोसी कभी मुझे दुख देने आया नहीं। वो तो बेचारा भला है, मिलता है नमस्ते भी करता है, लेकिन मुझे वो उसकी नमस्ते में भी ऐसी लगती है जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने अपने मन में ही उसको अपना दुश्मन सोच लिया, वो नहीं सोच रहा, और उसके नुकसान के लिए सोचने लगा ईडी की रेड इसके यहाँ क्यों नहीं पड़ती। ये किसने बनाया है? ये मैंने अपने आप खुद बनाया है, और इसका बहुत सरल उपाय है। पतंजलि कहते हैं मैत्री का भाव, जो जिसको देख करके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है उससे मैत्री का भाव बनाओ। मैत्री के लिए उसके घर जाने की जरूरत नहीं है। एक ने पूछ लिया कि मैं तो मैत्री करना चाहता हूँ, वो ना करे। अरे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है भाई। जब दुश्मनी की थी तो वो आया था क्या तुम्हारे घर? मैत्री का भाव अपने मन में ही बनाना है, वो मन का ही काम है। उसको अपना मित्र जब समझोगे तो उसका सुख भी अपना ही सुख लगेगा। तुलसी कहते हैं जेन मित्र दुख हो ही दुखारी तिनहि विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसको देखने से पाप लगता है, यानी अच्छा आदमी नहीं है। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपने बड़े दुख को छोटा और मित्र के छोटे दुख को बड़ा समझना।
और उसके भले के लिए काम करना। पापा निवार्यते योजते हिताय, उसकी हर तरह से मदद करना, उसके कल्याण की सोचना, अगर वो कहीं गलत मार्ग पे चले तो उसको ठीक मार्ग पर लगाना, ये मित्र का काम है। आज वाला मित्र नहीं है जब लग पैसा गांठ में तब लगता कोया, और जब खत्म हो जाता तो पहचानते नहीं। तो मित्रता का भाव, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इससे मुझे मन में इस तरह का विकार आ रहा है, तो वहाँ वहाँ इसको अप्लाई करो। मित्रता का भाव उसके प्रति पैदा करो और इससे बच जाओगे। दूसरा, करुणा का भाव। दुखी कोई दिखाई पड़ता है तो हम या तो उसकी हेल्प करते नहीं, और सोचते भी हैं तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कोई अंधा, लूला, लंगड़ा कोई मिलता है, गरीब है, कोई भीख मांग रहा है, हम उसकी मदद नहीं करते। क्यों? कहते हैं तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, यानी हमारे कर्म अच्छे थे, हमें परमात्मा ने दिया, लेकिन उसके कुछ उसकी मदद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप खुद देखो, यदि किसी दिन किसी गरीब को, किसी असहाय को मदद करते हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा, खुद महसूस करके देखो। तो अपने आप को, वो जरूरी नहीं है कि आप ये सोच के करें कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा। आप वैसे ही करोगे तो भी आपका मन प्रसन्न होगा। तीसरा कहा है, क्योंकि जो करुणा का भाव है ये संत के लक्षण है। तुलसी कहते संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह से कोमल होता है, लेकिन कहीं इससे भी ज्यादा है। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहा न जाना। कवियों ने ऐसा कहा है, लेकिन ठीक तरह कहना आया नहीं, क्योंकि निज परिताप द्रवय नवनीता। मक्खन कब पिघलता है? जब उसके ऊपर आग का ताप लगता है, उसके ऊपर लगता है, और व्यवस्था आपके लिए है। तो इसलिए जो 2 दिन बाकी हैं उनमें भी आप इसी प्रकार से शांति से बैठ करके ज्ञानार्जन करें और अपने आप को भाग्यशाली समझे कि आपको सुनने के लिए कुछ मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। सर, ये इंसाइटफुल सेशंस के बाद हम अपने टेक्निकल सेशंस की ओर बढ़ने वाले हैं। उसके पहले टी ब्रेक होगा, पर उसके पहले के इंस्ट्रक्शंस के लिए प्लीज़ बी सीटेड। जो लोग बाहर हैं उनको भी, अगर आपके दोस्त हैं तो उनको बता देना जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। आज 3 हॉल में पेपर प्रेजेंटेशंस होंगी। वो डिटेल्स बताने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी फॉर द इंसाइटफुल सेशन, और जीडी शर्मा सर, आपका भी खूब खूब धन्यवाद। हम लोगों ने इनसे काफ़ी कुछ सीखा और फ्यूचर में भी हम इनसे सीखते रहें, ऐसी हम इनसे प्रार्थना करते हैं। हमें इंस्पायर करते रहिए। हम यूथ को, यंग जनरेशन जो योगा में अपना करियर बनाना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, उनके लिए आप जैसे सीनियर्स की इनसाइट्स हमें बहुत यूज़फुल आएगी। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे हम अपना प्लीनरी सेशन एंड करते हैं। के लिए 3 हॉल दिए गए हैं। ये जो जिस हॉल में आप अभी बैठे हुए हैं वो हॉल नंबर 1 है। जो एग्जैक्ट सामने के साइड पे जो हॉल है वो हॉल नंबर 2 है। ऊपर जो हॉल है वो हॉल नंबर 3 है। यहाँ से मैं आज जिनके प्रेजेंटेशंस हैं उनके नाम अनाउंस कर रही हूँ। आप, अगर आपका मॉडरेटर से बात करना चाहेंगे उनसे बात कर सकते हैं। आपको वो मॉडरेटर उस हॉल में मिल जाएंगे। हॉल नंबर 1 की मॉडरेटर है मिस संगीता अग्रवाल।
हॉल नंबर 1 के पेपर्स के पार्टिसिपेंट्स के नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ। डॉक्टर रेखा अरोड़ा, ईशा पटवा, संगीता पटेल, श्रेयांशी श्रीवास्तवा, आदित्य राठौड़, संध्या अविनाश, ऐश्वर्या थापियाल, शरद शिंगोटे, प्रमोद कुमार, साक्षी गिरी, प्रज्ञा दोमड़िया, डॉक्टर पलक त्रिवेदी, चिराग जयकिशन अंधारिया। हॉल नंबर 2 की मॉडरेटर है डॉक्टर जयति वाछानी यानी कि मैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं। उनके नाम है हर्षवर्धन सिंह परमार, वर्षा जोशी, मिस नेहा मांडलिया, गायत्री जोशी कोंढिया, कविता जयसरानी, भारती दमोर, सीए हितेंद्र वी गांधी, अनंत गोपाल, मिस अवंती सोनी, हार्दिक सिंह किशोर सिंह चरण, कमड़ा एस उमा, पटेल मीना प्रकाश कुमार। 3rd नंबर का हॉल है, उनकी मॉडरेटर है मिस नेहा मांडलिया। पार्टिसिपेंट्स के नाम है हेमंत यांदामुरी, आरती कोली, ध्रुवा पटेल, मुकेश डामोर, रजनीकांत परमार, भानु प्रताप सिंह बुंदेला, प्रियंका कुलकर्णी, जील पटेल, राजश्री चितड़े, डॉक्टर परमार अशोक कुमार जयंतीलाल, आचार्य शिल्पा वसंत। आज इतने लोगों के प्रेजेंटेशंस होंगे। आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शायद आपके टेक्निकल सेशंस की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अभी आप हाई टी के लिए जा सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल अपने अपने असाइंड हॉल में अपने अपने मॉडरेटर्स को अपने प्रेजेंटेशंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मंत्रोच्चारण के साथ अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी रिसर्च स्कॉलर्स ने जो अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पीपीटी को अमित जी को दे के लैपटॉप पे डलवा लिया होगा। समय का अभाव है, इसलिए अगर आपने पीपीटी अपनी प्रेजेंटेशन नहीं डाली है तो आपके 5 मिनट से वो समय जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम सब तैयार हैं ऐसा मानते हुए मैं आज सबसे पहले अपनी लाइट ब्लू शर्ट में आगे हैं सर, और एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप सेंटर फॉर योगा स्टडीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से आए हैं। तो पहले हम जोरदार उनका स्वागत करेंगे ताकि अपनी कर्तव्य ध्वनि में कृपया करके कोई कंजूसी ना बरते। आप ही हम ज़्यादा सभी लोग ज़्यादा अलर्ट होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सर को मोमेंटम બધાની બધાની ભીતરની ચેતનાને પ્રણામ કરતાં કરતાં હું લકુલિશ યોગ યુનિવર્સિટીની શોધ છાત્રા સંગીતા પટેલ યોગયુક્ત અમૃતમય જીવન આ વિષય ઉપર એક વર્ણનાત્મક શોધપત્ર રજૂ કરી રહી છું. પ્રસ્તાવના: સંસ્કૃત ભાષાની યુજ ધાતુમાંથી બનેલા યોગ શબ્દના 3 અર્થ છે: જોડાણ, સમાધિ અને સંયમન. યુજ સમાધો ધાતુમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે, માટે વેદવ્યાસ અનુસાર સમાધિને જ યોગ કયો છે. અહીંયા એવું સિદ્ધ થાય છે કે સમાધિને જ યોગ કયો છે, બાકીના જે યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર છે એ યોગના અંગો છે, એ સમાધિ નથી એવું અહીંયા પ્રૂવ થઈ રહ્યું છે, એવું સાબિત થાય છે. તો જ્યારે આપણું મન શરીર સાથે જોડાય છે ત્યારે આસનયુક્ત યોગ બને છે, જ્યારે આ જ મન પ્રાણ સાથે જોડાય ત્યારે પ્રાણાયામ બને છે, મન ઇન્દ્રિયો સાથે અંતર્મુખ બને ત્યારે પ્રત્યાહાર બને છે. યોગ ચિત્તવૃત્તિનો સંપૂર્ણ નિરોધ છે. અહીંયા પણ સમાધિની જ વાત થઈ રહી છે. જ્યારે સમાધિ સ્તર સુધી યોગ એટલે સમાધિનો અર્થ લેવામાં આવે છે અને એના દ્વારા જ અમૃતમય જીવન બને છે. મનસ્થૈર્ય છે કે શરીર, મન અને પ્રાણનું નિયંત્રણ એક સંયમન અને એટલે કે યોગ છે. આમ યોગ એટલે આત્માનું પરમાત્મા સાથેનું જોડાણ. દર્દી જ્યારે વસ્ત્ર બનાવે છે ત્યારે નવા પરિધાન, શિક્ષણ સાથે જોડાઈને નવું જ્ઞાન, અને સ્ત્રી જ્યારે રાંધવાની કળા સાથે જોડાય છે ત્યારે નવા પકવાન આપે છે. એવી રીતે પરમાત્મા સાથે સદરૂપ યોગ
યોગયુક્ત અમૃતમય જીવન મનુષ્યને વિષયાસક્તિ અભિભ્યાસ સાંસારિક સુખ દુઃખ વગેરે